Select the grammatically correct statement from among the given options. It is a nice party. I am enjoying the party. It is a party. I am enjoying an party. वाह वाह. It is party. I am enjoying a party. And it is the party. I am enjoying an party. वाह वाह, बहुत अच्छा. तो ये सब देखो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है. अ पे लिखा है डी और बी पे लिखा है सी और सी में लिखा है बी और डी में लिखा है ए. ये सब फीचर पहले बैंक वाले पेपर्स में ही हुआ करते थे, वो थोड़ा घनचक्कर करते थे आपको प्रेशर में. अब वो चीज़ें आपको एसएससी में भी, क्योंकि हर बढ़ते साल के साथ वो थोड़ा लेवल अपग्रेड करेंगे ही, और इंग्लिश का वेटेज भी सबसे ज़्यादा है. प्रेशर में आपका दिमाग कितना फंक्शन कर पाता है, तो पहले तो ये निर्धारित कर लो कि कौन सा सही है. हाँ जी, तो इट इज़ द पार्टी आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, इसका कोई मतलब है? डी करेक्ट ऑप्शन है और इसमें लिखा है ए. सो इट इज़ अ नाइस पार्टी आई एम एंजॉइंग द पार्टी. ठीक है. अब यहाँ पे आर्टिकल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इस्तेमाल हो रही है. ए और एन को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, हाँ या ना? तो जब भी कोई आप जनरल बात करते हैं तो वहां पे ए और एन आ सकता है. ये हम पैराजम्बल के कॉन्सेप्ट में भी देखते हैं, क्योंकि जब आपको सेंटेंसेस अरेंज करने होते हैं, आने वाले दिनों में हर तरह के टॉपिक का मैं इस तरह से इकट्ठा करके आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जहां पे सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे और यहाँ पे हमारी इंग्लिश डिडक्टिव अप्रोच में बेहतर होगी. तो डिड्यूस करेंगे हम कॉन्सेप्ट खुद क्वेश्चन से. हाँ जी, तो अब वही बात, इट इज़ अ नाइस पार्टी, ये एक पहला स्टेटमेंट हो गया. पहली बार आप पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आपने ए लगा दिया, और दोबारा आई एम एंजॉइंग द पार्टी, यानी अब द का इस्तेमाल हुआ है और इस द के जरिए आप पहले जिस पार्टी का जिक्र हुआ है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है. इट इज़ अ पार्टी आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, ये तो बिल्कुल वाहियात हो गया. ठीक है. इट इज़ पार्टी आई एम एंजॉइंग अ पार्टी, पहले आना चाहिए आर्टिकल, उसके बाद द आना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम है. इट इज़ द पार्टी, पहले ही द लगा दिया, बाद में एन लगा दिया. तो ये सब के सब वाहियात स्ट्रक्चर्स हैं. सही स्ट्रक्चर सिर्फ ए है और ए लिखा है डी ऑप्शन में, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए. और दूसरी बात ये कि एंजॉय के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है जो आप प्रोनाउन में पढ़ते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट. तो वो भी ध्यान में रखना है आपको. हमारे बुक्स में भी लिस्ट होती है, आप पढ़ते भी हैं कि इन वर्ब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं. बट ये ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों तरीकों से काम करते हैं. तो इनका इस्तेमाल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे तब होता है जब उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो. अब सपोज आपने ये कहा कि आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ लास्ट इवनिंग, तो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज यू डिडंट मेंशन द ऑब्जेक्ट कि कल शाम आपने क्या एंजॉय किया. तो वहां आपको एंजॉय के साथ माई सेल्फ लगाना पड़ेगा. बट आई एंजॉयड अ पार्टी लास्ट नाइट, आई एंजॉयड अ बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, कुछ भी इस तरह का, या सिंपली आई एंजॉयड अ पार्टी लास्ट नाइट, अब यहाँ पे आपको माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है. तो इस बात का भी ध्यान रखना है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. एंड अगेन a communication tip related with this, lots of people, even 95% of people, when they introduce themselves, they say what? Myself. तो myself के साथ अपना नाम कभी मत लिया करिए. myself अतुल मत बोलिए, राइट? ये बहुत डेंजरस है. या कोई भी, तो आपको अपना परिचय देना है. माई नेम इज अतुल, आई एम अतुल, दिस इज अतुल. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज थ्री एक्सप्रेशंस, बट डोंट एवर से माई सेल्फ, एंड डोंट गिव दिस रबिश आर्ग्यूमेंट दैट 95% पीपल डू स्पीक लाइक दिस. तो कचरा ज़्यादातर भारी संख्या में ही होता है, उससे वो सही नहीं हो जाएगा. तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, राइट? एसएससी, बैंकिंग, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है. बाकी रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन का फर्क आप जानते हैं. जब जोर डालने का काम करे तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है. आई माई सेल्फ डिड दिस एंड आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब काम करने वाला और काम का परिणाम भुगतने वाला जब दोनों सेम हो. आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल आई वाज प्लेइंग अ मैच, मैंने खुद को चोट लगा ली जब मैच खेल रहा था. तो चोट लगाने वाला भी मैं हूं, और चोट लगी किसको है? मुझे ही. उसी को रिफ्लेक्सिव कहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट कर जाता है और तब वो वर्ब के बाद आता है. चलिए, इतने ज्ञान काफी है इस क्वेश्चन के साथ. अगला है, ही प्रॉमिस्ड देम दैट ही वुड श्योर रीपे द लोन अर्जेंटली. नो एरर, ही प्रॉमिस्ड देम ही द लोन अर्जेंटली दैट ही वुड श्योर रीपे. किस पार्ट में एरर है? नजर आ चुका होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो श्योरली रीपे, आपको पता है श्योर जो शब्द है वो एडजेक्टिव है. यहाँ वुड हेल्पिंग वर्ब है, रीपे जो है वो मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कौन सैंडविच हुआ है? एडवर्ब सैंडविच हुआ है. तो एडवर्ब जो है वो श्योरली होगा.
ठीक है, सो डेफिनेटली डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, श्योरली रीपे। देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों मॉडिफायर्स हैं और बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है। तो हमें ये समझ बड़ी जरूरी है, क्योंकि एक ही शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीकों से काम कर सकता है। कई बार ये भी गलतफहमी होती है ना कि एलवाई लगा हो तो वह एडवर्ब है, तो ये जरूरी नहीं होता। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ही इज अ फास्ट बॉलर, तो यहाँ वाला फास्ट एडजेक्टिव है क्योंकि बॉलर के पहले आ रहा है, एंड ही बोल्स फास्ट का फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है। सो ही इज अ हार्ड वर्कर, ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हार्ड है। फिर आप ये भी देखते हो कि एलवाई लगे हुए शब्द आपके एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। अभी बाई मंथली पॉलिसी आई है, हम एडिटोरियल में मॉर्निंग में वही पढ़ रहे थे हम। तो मंथली, वीकली, ये सारे एलवाई से एंड हो रहे हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये नाउन के साथ जुड़े हुए हैं। तो नाउन के साथ जब एलवाई लग रहा होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। माइजरली, स्कलैरली, निगैर्डली, ये सारे एलवाई वाले शब्द एडजेक्टिव हैं। और जब हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब हो जाते हैं। तो कोई चीज़ रटनी नहीं है, हर एक चीज़ कंटेक्चुअल है, उसके आधार पे समझें। और एक ही शब्द एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि एडवर्ब में सारा गेम प्लेसमेंट का है कि कहाँ पे क्या लगा रहे हो। तो खैर, हम एडवर्ब के लेक्चर पे नहीं हैं, बट फिर भी इतनी चर्चा हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। क्या दिक्कत है इसमें? करण कॉल द रेस्टोरेंट, मतलब पढ़ते ही आपकी जबान फंसेगी यार, करण के साथ कॉल कैसे लगा सकते हो? तो एरर तो इसी पार्ट में है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाओगे तो कॉल्स होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे तो कॉल्ड होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो कोई मतलब नहीं है। हैं, ऐसा तो नहीं कोई रेस्टोरेंट को कॉल करता है, उसकी आदत है रोज उठा के कॉल कर देता है रेस्टोरेंट को। अरे कॉल किया होगा जब जाना होगा। तो करण कॉल्ड द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो, कि करण ने कॉल किया रेस्टोरेंट को कि ये पूछने के लिए कि क्या कल के लिए वो एक टेबल रिजर्व कर सकते हैं। तो ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। अब देखो ये क्वेश्चन पूछने के नए नए तरीके। तो इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का क्या सही इस्तेमाल हुआ है क्या? तो देख लीजिए किसमें सही इस्तेमाल है। तो भाई देखो, बहुत ही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट। आर्टिकल में एक वैसे गड़बड़ होती है, बचपन में जब हम रहते हैं तो वहाँ बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि वॉवल के पहले एन लगता है, कॉन्सोनेंट के पहले अ लगता है। जब आप बड़े होते हैं तो आपको ज्ञान बढ़ता है कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट पर से। ऐसा नहीं कि कोई शब्द ए ई आई यू से शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन ही लगाओगे आप। इट इज़ मोर ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है आपका। तो टोटल मिला के 44 साउंड्स हैं हमारे, जिसमें से 20 साउंड्स जो हैं वो वॉवल साउंड्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये सारा ए और एन के बीच का जो मामला है वो साउंड पे चलता है, ठीक है। तो वही बात आर्टिकल में आप पढ़ते ही हैं, जानते हैं। तो यूरोपियन के पहले एन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि साउंड में ये वाई से आता है और वाई य का साउंड है ना, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो दो वहीं से गायब बोलिए। अब इधर जो दो बचे हुए हैं, तो शी इज़ एन इंडियन आर्टिस्ट, सी इज़ अ, तो इतनी समझ है आपको, इंडियन में जो साउंड है हमारा वो वॉवल साउंड है। तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे? एन के साथ जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? शी, कि शी इज़ एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन engineer. It's all about pronunciation. Lots of people have mother tongue influence in speaking and they do pronounce these words incorrectly. So they may say like ऑफलाइन कोचिंग, अभी तो जमाना हो गया ऑफलाइन कोचिंग की है, 5 साल से तो यहीं पे सर्विसेज दी जा रही हैं। अदरवाइज मुखर्जी नगर में जब बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से मिलते थे ना, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन ही अलग थी। अब अगर मैं उनको पूछूं कि भाई वाई ई ए आर के पहले क्या लगता है, आप कमेंट में बताओ क्या लगेगा वाई ई ए आर के पहले, अगर आर्टिकल लगाने की बात की जाए। सो अब बच्चे की प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ है तो वो इसको प्रोनाउंस करता है ईयर। इट्स नॉट ईयर, इट्स ईयर। ईयर, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज दिस, ईयर। एंड ये वाई से आएगा, सो ये अ लगता है इसके पहले। और जो आप ईयर बोलते हो ना, वो ये वाला ईयर है, कान, इसको हम ईयर कहते हैं। तो ये आपका ईयर हो जाएगा। तो यहां पे आप एन ईयर लगा लीजिए। तो प्रोनाउंसिएशन सही होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही वो एम बी एस डी ओ, तो ये सब बहुत ही वही है, घिसा पिटा है। बट आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ है, आप इसको एम नहीं बोलते, आप यम बोलते हो, यम, तो दैट इज तो प्रोनाउंसिएशन का बड़ा ध्यान रखना है। और बड़े इंटरेस्टिंग, एक तो अम बोला बच्चा, मैं कहा भाई साहब मैं डर रहा हूँ ये क्या है। अब आप यम बोल रहे हो, अगर इसको यम यन, वो जैसे वो हैवी साउथ इंडियन एक्सेंट आता नहीं, यम यन, तो वो बहुत डेंजरस है। फिर यम नहीं है, वो एम है। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज एम एन एस, और ये ए जो है वो वॉवल साउंड है, इसलिए इनके साथ क्या लगता है? एन लगता है। आप बोलने लग जाओ यम, तो यम भी है, तो आप वही लॉजिक दे दोगे सर आपने तो कहा था कॉन्सोनेंट साउंड में लगता है। तो भैया तुम्हारा साउंड गड़बड़ है, उसको दुरुस्त करो पहले। वी आर वन ऑफ द प्रिविलेज जनरेशन, यू हैव
डिक्शनरीज ऑन योर मोबाइल्स, राइट? तो प्रोनाउंसिएशन सही करिए, अगर गड़बड़ है तो वहाँ पे लेटर डालिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है वो सुनिए। एनीवे, आइए आगे बढ़ते हैं। शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। वाह, इतना आसान सा क्वेश्चन, बताओ कहाँ पे दिक्कत है? तो आपको समझ आ गया, इनवाइट्स, शी के साथ इनवाइट तो लिख ही नहीं सकते किसी भी सूरत हाल में, तो ये क्या होना चाहिए? ये इनवाइट्स होगा आपका। और साथ ही साथ एक और लर्निंग, ये जो ऑलवेज लगा हुआ है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, इन तरह के जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, एडवर्ब हैं, खासतौर से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उस समय आप इंडेफिनिट टेंसेस के साथ जाते हैं, ठीक है? तो शी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू डिनर। और ये प्लेसमेंट के लिए भी ध्यान में रखना है कि इनडेफिनिट जो हमारे टेंसेस हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि ये एडवर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, लेकिन वहीं पे अगर बी फॉर्म का वर्ब आ जाए, जैसे ही वॉज ऑलवेज ऑन टाइम, ही वॉज ऑलवेज ऑन टाइम, राइट? और इधर देखो आप, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, तो मैं ये बात कर रहा हूं, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। तो जब मैंने बी फॉर्म का वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज वर अगर इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट के बाद, तब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बी फॉर्म के वर्ब के बाद आता है, ठीक है? और अगर आप इंडेफिनिट में हैं, इवन आप पास्ट इंडेफिनिट में भी चले जाओ, ही ऑलवेज केम ऑन टाइम, सो केम भी हुआ तो भी ये ऑलवेज सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है। और वहीं पे टिपिकली व्हेन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब बोथ आर प्रोवाइडेड, देन एडवर्ब इन जनरल कम्स इन बिटवीन, वो सैंडविच हो जाता है बीच में। एनीवे, तो कहाँ था एरर? डी में था।